में इन्हें सुधारा जा सकता है। पर इलेक्ट्रिकल का काम एक ऐसा काम होता है जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता और आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन के भरोसे या जानकारी के अभाव में हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और फिर हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो तो इससे न सिर्फ आपकी बिजली की बचत होती है बल्कि आपके घर में हर तरह के आग लगने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, जिससे आपके घर में लगे कॉस्टली इलेक्ट्रिकल उपकरण और इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसीलिए नए घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय हाउस ओनर को जरूर ध्यान देना चाहिए और बिजली के काम में होने वाली गलतियों से बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराने की कुछ 45 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें या टिप्स बताने जा रहा हूं जो गारंटीड आपके बहुत काम आएंगी इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टिप नंबर 1, आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम कराने के लिए हमेशा एक अच्छा और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ही हायर करना चाहिए जिसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और एक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। सस्ते के चक्कर में न पड़े, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन आपका काम तो बढ़िया करेगा ही, साथ ही साथ वह आपको सही सलाह और मशवरा भी देगा कि कौन सा बोर्ड कहां आना चाहिए, कितनी हाइट पर आना चाहिए और कहां नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से ही घर के इलेक्ट्रिकल का काम कराना है। नंबर 2, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज करेंगे, जैसे वायर्स, स्विच सॉकेट, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, एमसीबी और कंड्यूट पाइप, पहली बात तो ये सभी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और रेप्यूटेड ब्रांड के होने चाहिए। और सेकंड, सभी मटेरियल ISI मार्क वाले ही यूज करने हैं, लोकल मटेरियल को अवॉइड करें। थर्ड, इलेक्ट्रिकल वर्क का काम शुरू करवाने से पहले आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग की प्रॉपर ड्राइंग बनवाएं, पूरे घर में प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। या अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं बनवाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन जब आपके घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम शुरू करे तो उसे शुरुआत में ही बोल दें कि भाई जो भी काम आप करोगे बाद में मुझे उसका प्रॉपर लेआउट चाहिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस करने हो तो वो आपके लिए आसान हो सके। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या इलेक्ट्रीशियन आपको पूरे घर की वायरिंग का लेआउट बनाकर देता है कि कहां किस रूम में उसने कंसील्ड वायरिंग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की है, जो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, ताकि बाद में किसी भी इलेक्ट्रीशियन को काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें और इलेक्ट्रिकल वर्क का लेआउट जरूर लें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 4, चूज योर वायरिंग सिस्टम। इट मींस इलेक्ट्रिकल का काम कराने के मेनली 2 तरीके होते हैं, एक है ओपन वायरिंग मेथड और सेकंड है कंसील्ड वायरिंग मेथड। ओपन वायरिंग सिस्टम में आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग बाहरी दिखाई देती है, जो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। और कंसील्ड वायर में फिटिंग दीवार के अंदर झिरी काटकर की जाती है, जो दीवार के अंदर छिप जाती है। हाँ, ओपन वायरिंग बजट फ्रेंडली होती है, ये आपको सस्ती जरूर पड़ती है, पर यह देखने में अच्छी नहीं लगती, जो पुराने समय से होती आ रही थी। तो आप ये भी पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको ओपन वायरिंग करानी है या कंसील्ड वायरिंग। वैसे आजकल ज्यादातर कंसील्ड वायरिंग ही की जाती है। नंबर 5, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आप कंसील्ड वायरिंग कराने जा रहे हैं, जो दीवार में छिप जाती है, और आपके घर में चाहे नया घर हो या पुराना, किसी भी तरह की लीकेज या सीपेज की समस्या है, तो वायरिंग करवाने से पहले ही आपको इसे अच्छे से रिपेयर कराकर वाटर प्रूफिंग करवा लेनी है। उसके बाद आपको अपनी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग का काम कराना है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। छठा, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल का काम शुरू कराने से पहले आपकी दीवारें पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी दीवारों को बने 10 से 15 दिन हो चुके हों, प्रॉपर क्यूरिंग हो चुकी हो, ताकि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप की झिरी काटते समय आपकी दीवारें कमजोर ना पड़े। नंबर 7, वॉल चीजलिंग और वॉल कटिंग। जब भी आपका इलेक्ट्रीशियन दीवार में झिरी काटता है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप डालने के लिए, तो यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, पर हम ध्यान नहीं देते। दीवार में झिरी काटते हुए आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको झिरी कटिंग से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जैसे आपको अपने घर के सभी स्विच बोर्ड की पोजीशन और हाइट पहले ही डिसाइड कर लेनी है अपनी सुविधा के अनुसार कि कहां आपको कौन सा बोर्ड चाहिए।
सेकंड, आप पहले ही डिसाइड कर लें कि टीवी कहां लगेगा, इंटरनेट या वाईफाई बॉक्स कहां रहेगा, इन्वर्टर, डिश, केबल, एसी और वाईफाई की वायर के लिए आप पहले ही जगह डिसाइड करके इनकी कंसील कंड्यूटिंग करवा लें, ताकि बाद में ये सभी वायर बाहर से ना लेनी पड़े, जो देखने में बहुत खराब लगती है। तीसरा, आपके सभी स्विच बोर्ड की हाइट भी सेम लेवल पर होनी चाहिए। वैसे आपके सभी स्विच बोर्ड आपके फ्लोरिंग लेवल से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाने चाहिए। आपकी सभी तरह की लाइट्स फ्लोरिंग लेवल से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। और आपके जो सीलिंग फैन के ब्लेड होते हैं, इनकी हाइट फ्लोर से 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में ही होने चाहिए। चौथा, अब जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी स्विच बोर्ड की हाइट डिसाइड की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले चौक वगैरह से मार्किंग करवा लेनी है, ताकि पाइप और सभी स्विच बोर्ड की झिरी कटिंग एक लेवल पर हो, गलत जगह पर ना हो और ज्यादा ना हो। क्योंकि बिना मार्किंग के कटिंग कराने से कई बार कटिंग ज्यादा हो जाती है या गलत जगह पर हो जाती है, जिससे दीवार की मजबूती कम होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और मार्किंग के बाद ही झिरी कटवाएं। नंबर 8, अब मार्किंग होने के बाद आपको सभी कंड्यूट पाइप, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल बॉक्स सभी की झिरी कटवानी है। अब झिरी काटते हुए भी आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल चेजिंग कटिंग होगी उसे कम से कम रखने की कोशिश करें, इससे आपकी दीवारें कमजोर होती हैं। और दूसरी बात के आपकी सभी वर्टिकल चेजिस कटिंग भी बराबर होनी चाहिए और हर कटिंग के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 9, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या बॉक्स की झिरी कटिंग होगी, ये सभी आपकी झिरी के अंदर हो, दीवार के फेस से कम 2 से 3 mm। वो इसलिए ताकि स्विच बोर्ड की प्लेट लगाने के बाद ये दीवार के लेवल में आ जाए और पुट्टी या पेंट प्लास्टर की लेवलिंग में कोई दिक्कत ना आए, वह आसानी से किया जा सके बिना किसी अंडुलेशन के। नहीं तो उस जगह पर आपका पेंट भी उभरा हुआ दिखाई देगा, जो देखने में बहुत गंदा लगेगा। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 10, आप हमेशा ध्यान रखेंगे पाइप की झिरी का साइज 1 इंच से ज्यादा ना हो चौड़ाई में और 1.5 इंच से ज्यादा गहराई यानी कि डेप्थ ना हो। नंबर 11, अगर मैं कंड्यूट पाइप की बात करूं, यानी कि जिस पाइप से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिकल वायर रन करेगी, यह पाइप आप कोई भी 10 केजी वाला, 12 केजी वाला या फिर 15 केजी वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी जो झिरी कटिंग होगी, इसमें भी पुट्टी और पेंट का मार्जिन छोड़कर चलना है। प्लास्टर सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह पैच दीवार के ऊपर अलग से दिखेगा और पेंट वाला कहेगा बिजली वाले की गलती है और बिजली वाला कहेगा पेंट वाले की गलती है, पर इसमें पैसा बर्बाद होगा सिर्फ आपका। तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 12, आपको यह ध्यान रखना है कि भले ही आप बजट कम करने के लिए कंड्यूट पाइप का 10 केजी वाला बंडल लो 15 केजी के बजाय, पर कंड्यूट पाइप फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, ताकि अगर कभी किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका पाइप सेफ रह सके, इसमें आग वगैरह न लगे। नंबर 13, अब जहां जहां भी आपके इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग के लिए झिरी काटकर पाइप डाले गए हैं, तो इन पर प्लास्टर करने से पहले आपको फाइबर मैश का यूज जरूर करना है, नहीं तो इन जगहों पर कुछ टाइम बाद आपको जगह जगह क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए प्लास्टर से पहले फाइबर मैश जरूर यूज करें। नंबर 14, इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग इन रूफ स्लैब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी आपके घर की छत डाली जाती है तो उसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फैन बॉक्स और कंसील लाइट दी जाती है। यहां पर आपको मेनली 3 बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। पहला तो कंड्यूट पाइप की क्वालिटी का, मतलब कि आपको हमेशा छत के लिए हैवी क्वालिटी का कंड्यूट पाइप यूज करना है। आप 12 से 15 केजी वाला बंडल ही छत में यूज करें, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का पाइप छत में डालते हैं तो छत की ढलाई करते समय लेबर के चलने फिरने से ज्यादातर पाइप पहले ही टूट जाते हैं और इनमें रोड़ी भर जाती है, जिससे बाद में इनमें वायरिंग कराने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो स्लैब की चिजलिंग भी करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए छत में आप हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल पाइप यूज करें। सेकंड, अगर आप अपने बेड वगैरह की पोजीशन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं तो फैन बॉक्स उसी के अकॉर्डिंग एकदम बेड के ऊपर लगवा सकते हैं, नहीं तो फैन बॉक्स हमेशा सेंटर में ही लगवाएं सही से मेजर करके। और थर्ड सबसे जरूरी बात, कोशिश करें स्लैब में कम से कम कंड्यूट पाइप, फैन बॉक्स और कंसील लाइट देने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये सब आइटम अपनी स्लैब में देंगे, आपकी स्लैब की मजबूती उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि स्लैब में ये जगह हमेशा खाली रहेगी। और एक बात, अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं फिर तो आप स्लैब में कंसील लाइट को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि फॉल सीलिंग में कंसील लाइट आसानी से लग जाती है। तो इन 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखें स्लैब में कंड्यूटिंग कराते हुए। नंबर 15, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बॉक्स फिटिंग की। तो जब आपका इलेक्ट्रीशियन बॉक्स कटिंग करता है तो यहां आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहली बात तो जो आपको इलेक्ट्रिकल बॉक्स लेना है वह जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का लेना है, मेटल का नहीं लेना। और यह पाउडर कोटेड होना चाहिए क्योंकि जीआई के बॉक्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये रस्ट प्रूफ होते हैं, इनमें कभी जंग नहीं लगता। क्योंकि मेटल के बॉक्स में अक्सर कुछ समय बाद जंग लग जाता है और इनमें जो स्क्रू लगे होते हैं वे ढीले हो जाते हैं और आपकी स्विच प्लेट बाहर लटकने लगती है। तो हमेशा जीआई के इलेक्ट्रिकल बॉक्स ही लगवाने हैं, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड, ये जीआई बॉक्स भी दीवार के फेस से 2 से 3 mm अंदर होने चाहिए ताकि पेंट पुट्टी होने के बाद ये बाहर की तरफ उभरा हुआ न दिखे। और तीसरा, आपके बॉक्स एक लेवल में हो, ये टेढ़े मेढ़े ना हो। आपको बॉक्स का लेवल भी चेक कर लेना है, नहीं तो स्विच प्लेट टेढ़ी लगेगी और बहुत ही गंदी दिखेगी। ये आप फोन में कोई भी लेवलिंग ऐप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बॉक्स फिटिंग करवाते हुए आपको इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। नंबर 16, अब हम बात करते हैं एमसीबी बॉक्स की। अब एमसीबी बॉक्स की फिटिंग करवाते हुए भी आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला रूल तो सेम है कि एमसीबी बॉक्स दीवार के फेस से अंदर होना चाहिए। सेकंड है एमसीबी लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने इलेक्ट्रीशियन को पहले ही अपने घर में यूज होने वाले सभी एप्लायंसेस का टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए बोल दें और स्विच सॉकेट की एम्पीयर रेटिंग भी जरूर देखें कि क्या जो वायर डाली जा रही है या स्विच या सॉकेट लगाए जा रहे हैं वो टोटल लोड लेने के लिए कैपेबल है भी या नहीं। वैसे तो आमतौर पर घरों में 5 एम्पीयर से 16 एम्पीयर तक के स्विच सॉकेट यूज किए जाते हैं। नॉर्मल लोड के लिए 5 एम्पीयर तक और बड़े लोड के लिए 16 एम्पीयर तक। पर ज्यादातर देखा जाता है कि मोस्टली इलेक्ट्रीशियन इस मामले में केयरलेस होते हैं और बिना लोड कैलकुलेशन के अंदाजे से वायरिंग कर देते हैं, जिस पर ज्यादा लोड आने से वायर और सॉकेट पर बड़े उपकरण लगाने से सॉकेट जल जाते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपके वायर, सॉकेट और स्विचेस अकॉर्डिंग टू लोड ही लगाए जा रहे हो। थर्ड, आप एमसीबी लोड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करवाएं। एमसीबी बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आपकी सारी एमसीबी लगी होती है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा यह होगा कि अगर आपकी किसी भी एक सर्किट पर ज्यादा लोड आ रहा होगा तो वह लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपके एप्लायंसेस सेफ रहेंगे और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यानी कि एक सर्किट में एक ही एमसीबी होनी चाहिए। यह अपने इलेक्ट्रीशियन को पहले ही बता दें कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करें। नंबर 17 है ग्रेड ऑफ एमसीबी। अब घरों के लिए मेनली बी और सी टाइप की एमसीबी यूज की जाती है और बी टाइप की सबसे ज्यादा। पर एसी, फ्रिज, ओवन जैसे सेंसिटिव एप्लायंसेस के लिए आपको हमेशा सी टाइप की एमसीबी ही यूज करनी है। तो कहां कौन से टाइप की एमसीबी लगवानी है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। नंबर 18, अब आपका घर छोटा हो या बड़ा, आपको हर अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग ही एमसीबी लगवानी है एमसीबी बॉक्स में। क्योंकि अगर आपके घर में कभी कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है तो पूरे घर की लाइट नहीं जाएगी, सिर्फ उसी सर्किट की जाएगी जिसमें फॉल्ट होगा। इसीलिए एमसीबी बॉक्स में अलग अलग एमसीबी लगवाएं, जैसे रूम के लिए अलग, किचन के लिए अलग, पोर्च, टॉयलेट और बाथरूम के लिए अलग। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है अर्थिंग की। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का मतलब है कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मास ऑफ अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना ताकि बिना किसी दुर्घटना के पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा तुरंत डिस्चार्ज होती रहे। अर्थिंग आपकी वोल्टेज को बढ़ाती है, यह सडनली इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाती है। इसके साथ साथ यह आपकी बिल्डिंग को थंडर इफेक्ट और आसमानी बिजली से भी बचाती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जनरली इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की जाती या इग्नोर कर दी जाती है। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल के काम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हर तरह की दुर्घटना से बचाता है। इसलिए अर्थिंग जरूर करवाएं और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे भारी उपकरणों के सॉकेट पर अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करवाएं। यानी कि जो सॉकेट में मोटे वाला पिन होता है इसमें अर्थिंग की वायर कनेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप मेटल का इलेक्ट्रिकल बॉक्स यूज कर रहे हैं, जो वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए पर फिर भी कर रहे हैं, तो इसे भी आप अर्थिंग से कनेक्ट करवाएं। नंबर 20, अगर अर्थिंग का कोई फॉल्ट हो जाए तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आरसीसी भी यूज किया जाता है। इसका करंट रेटिंग हमारी एमसीबी के इक्वली होना चाहिए। एक आरसीसीबी का यूज एमसीबी के बाद किया जाता है ताकि करंट लगने के खतरों को टाला जा सके। एक आरसीसीबी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाती है, तो अर्थिंग फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी जरूर लगवाएं। नंबर 21, हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायर लूपिंग से बचे। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायर जाए
तो उसके बीच में ज्वाइंट ना हो। वायर लूपिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए वायर की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि वायर लूपिंग हमेशा वायर टेप से की जाती है, जो वायर टेप ग्लू बेस्ड होती है, और कुछ समय बाद वायर के बार बार गर्म होने से यह ग्लू पिघलने लग जाता है, और अगर वायर ज्वाइंट अच्छे से न किया गया हो तो यह शॉर्ट सर्किट का कारण भी बन सकता है। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। और जो एसी की वायर होती है, फ्रिज की वायर होती है, ओवन या वॉशिंग मशीन वगैरह की वायर होती है, या जो एमसीबी तक मेन वायर आती है, इनमें तो ज्वाइंट भूलकर भी ना आने पाए। तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराते समय। नंबर 22, आपको हमेशा किसी खास त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर सजावट और रोशनी के लिए हमेशा खिड़की, बालकनी और एंट्रेंस डोर के आसपास एक्स्ट्रा सॉकेट और स्विच पॉइंट जरूर देने चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, पर इसे ज्यादातर होमओनर भूल जाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 23, आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस और डिवाइस हैं, जैसे एसी, पंखा, लाइट और एलईडी टीवी, इन सभी का कंट्रोल स्विच के द्वारा ही होना चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए, और स्विच में फेज सप्लाई कनेक्ट होनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल फेज सप्लाई से ही होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल सप्लाई से, क्योंकि अगर कभी किसी डिवाइस में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाए तो फेज सप्लाई चालू होने से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, अगर कंट्रोलिंग न्यूट्रल सप्लाई पर है तो इसीलिए स्विच फेज सप्लाई से कनेक्ट हो और डिवाइस डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई से। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 24, आप पहले से ही टीवी केबल, इंटरनेट, वाईफाई, टेलीफोन, एसी और सीसीटीवी कैमराज के लिए पहले से ही इंटरनल कंडक्टिंग पाइप जरूर डलवाएं, ताकि आपकी सभी वायरिंग इंटरनल हो सके, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और बाद में ये सभी अरेंजमेंट बाहर से ही करने पड़ते हैं। नंबर 25, आपको पानी की मोटर और पानी की टंकी के अलार्म के लिए भी इंटरनल कंडक्ट पाइप पहले ही डलवा लेने चाहिए। इसके साथ साथ आप एक और इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, वो ये कि आप अपना गैस सिलेंडर जो सिंक के नीचे जगह होती है वहां रख सकते हैं, जो जगह अक्सर वेस्ट होती है, पर इसके लिए आपको अपने गैस स्टोव की पोजीशन पहले ही डिसाइड करनी होगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग के समय इसके लिए भी एक अलग से एक्स्ट्रा पाइप डलवाना होगा, ताकि बाद में इस पाइप में से आपके गैस सिलेंडर का पाइप निकलकर आपके गैस स्टोव से कनेक्ट किया जा सके। इससे आपका फायदा यह होगा कि एक तो आपको अलग से गैस सिलेंडर के लिए जगह नहीं चाहिए होगी, और दूसरा बेसिन के नीचे की वेस्ट जगह भी यूज हो जाएगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। नंबर 26, आइए अब बात करते हैं वायरिंग के बारे में। तो इसे आप इस वीडियो की सबसे प्रीमियम टिप भी कह सकते हो। वो ये है कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम होगा तो आपको वायर के ग्रेड का स्पेशल ध्यान रखना है। कैसे रखोगे? देखिए, जब भी आप मार्केट से इलेक्ट्रिकल वायर खरीदने जाते हो तो इलेक्ट्रीशियन सिंपली आपको यह बता के भेजता है कि आपको कौन कौन से एमएम की कितनी कितनी वायर लानी है, और आप भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाकर डायरेक्ट वायर खरीद लेते हो। बस ब्रांड देख लेते हो कि आपको कौन से ब्रांड की वायर लेनी है और लेकर आ जाते हो। पर मैं आपको बता दूं कि जनरली घरों में जो वायर यूज की जाती है वो दो तरह की होती है, एक एफआर और एक एफआरएलएस, यानी कि फायर रिटार्डेंट और फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। इन दो ग्रेड की वायर ही घरों के लिए सबसे बेस्ट होती है। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझो। अगर हम पहले एफआर फायर रिटार्डेंट वायर की बात करें तो फायर रिटार्डेंट वायर में आग नहीं लगती, पर नॉर्मल वायर में आग सीधा लग जाती है और वायर जल जाती है। और एफआरएलएस फायर रिटार्डेंट लो स्मोक वायर में न आग लगती है और ना ही इसमें धुआं निकलता है। हाँ, किसी भी फॉल्ट के होने पर आपको पहले ही स्मेल आने लगती है, जिससे आपको यह पता लग जाता है कि यह तार जलने वाली है। ऐसे में आप वायर के जलने से पहले ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एमसीबी को गिरा सकते हैं और आपका नुकसान होने से बच जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा एफआर को अवॉइड करके एफआरएलएस वायर ही यूज करनी चाहिए। इन दोनों वायर की कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 रुपए बंडल का फर्क पड़ता है, तो आप हमेशा एफआरएलएस वायर ही यूज करें। नंबर 27, आप वायरिंग के समय दो वायर पहले ही अपने इन्वर्टर के लिए भी डलवा के रखें, इन फ्यूचर अगर आप इन्वर्टर यूज करने वाले हैं तो। नंबर 28, आपको कभी भी नॉन ब्रांडेड वायर नहीं लेनी है, क्योंकि हर दुकानदार आपको नॉन ब्रांडेड वायर बेचने की कोशिश करते हैं उसके फायदे गिनवाकर, क्योंकि ये आती भी ब्रांडेड वायर से लगभग आधे दामों में है। यहां आप पैसे बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और हमेशा ब्रांडेड वायर ही खरीदें। आप ब्रांड कोई भी ले सकते हैं, जैसे वी-गार्ड, यूनिकैब, हेवल्स, प्लाजा, फिनोलेक्स, केईआई, पॉलीकैब या सिस्का, पर हमेशा ब्रांडेड वायर ही यूज करनी है। नंबर 29 है कलर कोडिंग का। आपके घर में जो भी वायर यूज होगा वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रीशियन को पहले ही कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डालने को बोले। जो कई बार इलेक्ट्रीशियन
गलत कलर कोडिंग कर देते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, रेड वायर हमेशा फेस लाइव वायर के लिए यूज की जानी चाहिए, ब्लैक वायर हमेशा न्यूट्रल के लिए यूज की जानी चाहिए और ग्रीन और येलो ग्रीन हमेशा अर्थिंग के लिए यूज की जानी चाहिए। तो अपने घर में वायरिंग BIS के प्रॉपर कलर कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कराएं। नंबर 13 है वायर थिकनेस, कि किस पॉइंट और सर्किट के लिए कितने mm की वायर यूज होगी। देखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल सा थंब रूल बता देता हूं, बस आपको यही याद रखना है। जैसे आपके घर में जितने भी लाइट और पंखे होंगे उनके लिए आपको 1.5 स्क्वायर mm की वायर यूज करनी है, गीजर के लिए आपको 2.5 स्क्वायर mm की वायर यूज करनी है, और जितने भी आपके पावर सॉकेट होंगे जो 16 एम्पियर का होता है, इसमें भी आपको 2.5 स्क्वायर mm की वायर यूज करनी है। अगर आपको अपने एक कमरे में एक से ज्यादा सॉकेट प्रोवाइड करने हैं तो भी आप 2 सर्किट पॉइंट बनाने के लिए 2.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज कर सकते हैं, और AC के लिए आप 4 स्क्वायर mm की वायर का यूज करेंगे 2 टन तक के AC के लिए। वैसे आप AC के लिए 2.5 स्क्वायर mm की वायर भी यूज कर सकते हैं, पर 4 स्क्वायर mm की वायर यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे इस टॉपिक पर भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। नंबर 31, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूरे घर की वायरिंग 2 भागों में डिवाइड होनी चाहिए, लाइट और पंखे के लिए अलग और पावर सॉकेट के लिए अलग। यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक लाइन पावर सर्किट की होनी चाहिए और एक लाइन नॉर्मल फैन लाइट और स्विच सॉकेट बोर्ड के सर्किट की। यह बात भी आप अपने इलेक्ट्रीशियन को पहले ही बता दें कि वह पूरे घर की वायरिंग को 2 भाग में डिवाइड करें। नंबर 32, अब जो आपके पावर सॉकेट होते हैं, अगर ये एक से ज्यादा हैं, इनकी वायरिंग भी सेपरेट होगी, क्योंकि अगर आप एक ही सर्किट में 2 से 3 पावर पॉइंट बनवाते हो तो सभी पावर पॉइंट का यूज एक साथ होने पर लोड ज्यादा हो जाएगा और वायरिंग के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि हर एक पावर सॉकेट के लिए आपको सेपरेट वायरिंग करानी चाहिए। नंबर 33, तीसरा आपको यह ध्यान देना है कि आपकी एक कंड्यूट पाइप में कितनी वायर जा सकती है। तो इसका भी एक सिंपल सा थंब रूल है गाइस। एक पाइप में आप उसका 60% एरिया कवर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके 1 इंच के कंड्यूट पाइप में 25 mm की जगह होती है, तो 25 mm का 60% हुआ 14 mm। एक पाइप में 14 mm तक की वायर डाल सकते हो, जैसे 4 mm की 1, 2 mm की 4 और 1 mm की 2। तो ऐसे आप 14 mm तक का एरिया एक पाइप का कवर कर सकते हो। अच्छा, 60% एरिया ही कवर करना है, इसका कारण क्या है? रीजन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अगर किसी वजह से वायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है तो ऐसे में वायर्स फूलकर फैलती है, तो इन्हें फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। पर अगर आपने पाइप में जगह छोड़ी ही नहीं होगी तो सारे वायर्स आपस में चिपक जाएंगे, जिनमें से अगर कोई वायर रिप्लेस करना भी होगा तो ये आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कंड्यूट पाइप में पूरा एरिया कवर न करें, तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। नंबर 34, अच्छा, वायरिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक MCB या कंट्रोलिंग स्विच जरूर लगाया जाना चाहिए, ताकि पूरे घर की सप्लाई को एक साथ बंद किया जा सके। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, हर कमरे के लिए अलग अलग MCB देनी है, पर उससे पहले ही एनर्जी मीटर के बाद आपको यह कंट्रोलिंग स्विच लगाना है। उसके बाद आपका MCB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आएगा और उसके बाद RCCB। MCB हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके फ्रेंड्स। नंबर 35, सीलिंग लाइट वर्क। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान देनी है कि अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग वर्क करवा रहे हैं तो आपको सीलिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंड्यूट पाइप में से ही करवानी है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन ओपन वायरिंग करते हैं और वायरिंग को सीलिंग पर ही छोड़ देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और सीलिंग वायरिंग कंड्यूट पाइप के थ्रू ही करवाएं। आइए अब बात करते हैं स्विच सॉकेट बोर्ड और प्लेट के बारे में। देखिए, बाथरूम के अंदर जो भी हमारे लाइट और पंखे के स्विच होते हैं, तो कोशिश करें कि ये बाथरूम के अंदर न लगवाकर बाहर की तरफ लगवाएं, क्योंकि अक्सर शॉवर लेते समय पानी इन स्विच बोर्ड पर गिरकर इनमें करंट आ जाता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। और अगर ज्यादा ही मजबूरी है या फिर आप ओल्ड घर को रिनोवेट करवा रहे हैं जहां पहले से ही स्विच बोर्ड बाथरूम के अंदर है, या आपको स्विच बोर्ड बाथरूम में ही लगवाने पड़ रहे हैं, बाहर कहीं स्पेस नहीं है, तो फिर यहां आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो चाहे वॉशरूम हो या कोई भी ऐसी जगह जहां पानी आने की संभावना है, ऐसी जगह पर आपको सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे बल्ब होल्डर और स्विच सॉकेट बोर्ड ये जो लगाने हैं ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होने चाहिए। और दूसरा काम आपको ये करना है कि ऐसे सर्किट बोर्ड के लिए अलग से एक RCCB लगवाए, ताकि करंट फ्लो होते ही ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखेंगे। नंबर 37, आपको पूरे घर में जो भी स्विच सॉकेट लगाने हैं ये फायर रेटिंग होने चाहिए, और इनकी फायर रेटिंग भी कम से कम 2 से 3 घंटे की होनी चाहिए। नंबर 38, जब भी स्विच सॉकेट लेने हैं
किसी ब्रांडेड कंपनी के ही लेने हैं, लोकल कंपनी के नहीं लेने हैं। इसके मेनली 2 रीजन है गाइस। पहले तो आप सब जानते ही हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेकंड मैं बता देता हूं, वो ये है कि हो सकता है आपके घर में कहीं कोई स्विच सॉकेट कुछ समय बाद खराब हो जाए या आपको उसको चेंज करवाना पड़े। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम लोकल कंपनी का स्विच ही मिल जाए, क्योंकि लोकल कंपनी आती जाती रहती है। तो फिर ऐसे में आपको दूसरी कंपनी का ही स्विच सॉकेट लगाना पड़ेगा, जो आपके पूरे घर के इंटीरियर को खराब करेगा और अलग ही दिखेगा। इसलिए जब भी स्विच सॉकेट ले, एक अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का ही ले। नंबर 39, एक स्विच बोर्ड सर्किट में 10 से ज्यादा सब सर्किट या 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 40, एक पावर बोर्ड सर्किट में 2 से ज्यादा सब सर्किट और 3000 वाट से ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता। ज्यादा सब सर्किट और लोड के लिए अलग सर्किट देना होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 41, मेन गेट की एंट्री करते ही स्विच बोर्ड हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जरूर होना चाहिए। नंबर 42, अब जो आपकी स्विच बोर्ड की प्लेट लगेगी, ये इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा होने के तुरंत बाद नहीं लगानी है। इसे आप बिल्कुल लास्ट में लगवाएं, पेंट वगैरह का काम खत्म होने के बाद। नहीं तो ये पेंट वगैरह से गंदी हो जाती है, जिन्हें साफ करना इतना आसान नहीं होता। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। नंबर 43 है इलेक्ट्रिकल वर्क कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के काम का पर पॉइंट के बेसिस पर चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपकी वॉल चेंजिंग यानी कि झिरी का काटना, पाइप फिटिंग वायरिंग, स्विच सॉकेट बोर्ड, एमसीबी फिटिंग, स्क्रू और वायर टेप, ये सब इंक्लूड रहता है। बस रेगुलेटर और लाइट फिटिंग का चार्ज अलग से लिया जाता है। और अगर आप पुराने घर में इलेक्ट्रिकल का काम करा रहे हो, तो ऐसे में इलेक्ट्रीशियन पूरे दिन की दिहाड़ी ले जाता है, इवन अगर इसका काम 1 से 2 घंटे का भी होता है तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अगर आप हाउस वायरिंग कॉस्ट की स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। नंबर 44, अब जब आपका इलेक्ट्रिकल का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, तो पहला तो आपको अपने इलेक्ट्रीशियन से पूरे घर की वायरिंग का लेआउट बनवा कर ले लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको ये अच्छे से पता हो कि कहां से कौन सा पाइप गया है, कौन सी वायर गई है। और सेकंड, इलेक्ट्रीशियन को पूरी पेमेंट नहीं देनी है, उसकी 10% पेमेंट 7 से 10 दिन के लिए होल्ड कर लेनी है। और 10 दिन अच्छे से चेक करने के बाद पेमेंट करें, क्योंकि अगर आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो फिर उसे बुलाना आसान नहीं होगा कुछ फॉल्ट हुआ तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट